शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है विकृत लोकतंत्र। हमने कल भी इस पे चर्चा की थी, आज भी हम इस पे बात करेंगे। जो कोटेशन संख्या है वह है 3006 से लेकर 3010 तक। इस पे हम आज बात करेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कोटेशन संख्या 3006 से। इस कोटेशन में बात कही गई है कि हमारे देश में अधिकारों की असमानता बढ़ी है। एक एक करके समाज के सभी अधिकार शासन के पास चले गए और भारत का लोकतंत्र विकृत हो गया। इसको हम अगर समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ अधिकार समाज से छीन लिए गए। आज राज्य का, व्यवस्था का, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, परिवार, विवाह संस्था और समाज के सामाजिक मूल्यों में हस्तक्षेप है। यह बात ध्यान देने वाली है कि ये स्थिति बहुत ही विकराल है। राज व्यवस्था ने पूरी तरह सामाजिक व्यवस्था को निगल लिया है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, वह यह है कि हर राजनेता आर्थिक असमानता की बात करता है, सामाजिक असमानता की बात करता है, लेकिन इस देश में राजनीतिक असमानता इतनी व्याप्त है, उस पर कोई भी नेता बात नहीं करता। इसका कारण यह है कि अगर राजनीतिक समानता की बात होगी तो उनका वर्चस्व, उनका दबदबा, उनका बोलबाला समाज पर से हट जाएगा। आगे हम बात करते हैं। आगे कहा गया है कि भारत में राजनैतिक रूप से दो विचार हैं, पहला वामपंथी और दूसरा दक्षिणपंथी। वामपंथियों का नेतृत्व साम्यवादियों के पास है और दक्षिणपंथियों का नेतृत्व संघ परिवार के पास। कोटेशन के अनुसार दोनों ही पूरी तरह सांप्रदायिक हैं और दोनों तुष्टीकरण का इस्तेमाल करते हैं। दोनों केंद्रीय सत्ता के पक्षधर हैं और चाहते हैं कि उनका दबदबा समाज पर भी हो। अब हमें देखना है इस कोटेशन को कि वाम पंथ और दक्षिण पंथ है, ये है क्या। ये बात जानने वाली है कि वाम पंथ और दक्षिण पंथ होते क्या है। देखिए, वाम पंथ और दक्षिण पंथ की जो धारणा है, जो अवधारणा है, इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांसीसी क्रांति से। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो दो धड़े थे। एक धड़ा कहता था कि राजतंत्र रहेगा, दूसरा कहता था राजतंत्र नहीं रहेगा। जो राजतंत्र के समर्थक थे वह दक्षिण पंथी कहलाए और जो राजतंत्र के विरोधी थे
वह वामपंथी कहलाए। तो वहीं से यह शब्दावली चलने लगी। देखिए, वामपंथ का मतलब है जो वर्तमान व्यवस्था को बदलना चाहता है। दक्षिण पंथ का मतलब है जो वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। दक्षिण पंथ की विशेषता है कि वह अपने कल्चर, सभ्यता और जो अपने कस्टम है वो उसको बनाए रखना चाहता है। लेकिन वामपंथ इन सबको खत्म करना चाहता है। अब हम एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूं, यह बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम बोलते हैं कि भारत में वाम पंथ और दक्षिण पंथ है। क्या ऐसा है? अगर आप ध्यान दीजिए तो भारत में यह कहना कि ये वाम पंथ है, दक्षिण पंथ है, बहुत मुश्किल है। मेरे अनुसार भारत में वामपंथ और दक्षिण पंथ ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए, एक बात पर आप ध्यान दीजिए, भाजपा को दक्षिण पंथी कहा जाता है, लेकिन उसकी जितनी भी आर्थिक नीतियां हैं वह वाम पंथियों से मेल खाती है। जो उसकी सामाजिक नीतियां हैं वह वाम पंथियों से मेल खाती हैं। तो हम इसको दक्षिण पंथी ऐसे कह सकते हैं। एक सवाल और है, जैसे कि इस्लाम है, वो इस्लामिस्ट हैं, उनको हम क्या कहेंगे भारत में? क्या वो वामपंथी हैं कि दक्षिणपंथी हैं? ऐसे तो वो वामपंथ के साथ हैं, लेकिन क्या उनकी प्रकृति वामपंथ की है? नहीं है। तो इस बात पे विचार करना आवश्यक है कि भारत में वामपंथ और दक्षिणपंथ उस रूप में नहीं है। या हम तो कहते हैं कि भारत में वामपंथ और दक्षिणपंथ की जो विभाजन है वह यहाँ पे लागू नहीं होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत की राजनीति ने जो दो समूह हैं, वाम पंथ और दक्षिण पंथ, कोटेशन के अनुसार उसने समाज को बांटा है, सत्ता का संघर्ष बनाया है, और इसी का परिणाम है कि हमारा लोकतंत्र विकृत हो चुका है। और इसमें चोरी, डकैती, बलात्कार, भ्रष्टाचार, जाति टकराव बढ़ने लगे हैं। देखिए, इस विषय पर पहले भी काफी बात हो चुकी है। मैं बस इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि जो दो ग्रुप हैं, वाम पंथ, दक्षिण पंथ, उन्होंने अपने अनुसार समाज को तोड़ा है, बांटा है, और आज भी बांट रहे हैं। और जो उनका असली दायित्व है, जैसे चोरी, डकैती, बलात्कार, मिलावट, जाति टकराव, वो उसको पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं। अब आते हैं आगे। लोकतंत्र दो तरह का होता है, आदर्श और विकृत। भारत में जो लोकतंत्र है वह विकृत है। अब विकृत क्या क्या होता है? आदर्श लोकतंत्र में व्यक्ति के मौलिक या प्राकृतिक अधिकार जन्मजात होते हैं, वह समाज उनको देता है। विकृत लोकतंत्र में व्यक्ति के मौलिक या प्राकृतिक अधिकार संविधान देता है या राज्य व्यवस्था देती है। तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वह संविधान देता है, इसीलिए यह विकृत लोकतंत्र है। इसके अलावे विकृत लोकतंत्र में जो संगठन है वह शक्तिशाली होते हैं,
और संस्थाएं कमजोर होती हैं। और यह बात सही है। हमारे भारत देश में संगठन काफी ताकतवर हैं, लेकिन संस्थाओं का अभाव है। कमजोर कहना भी गलत होगा। यह हमारे यहाँ संस्थाओं का अभाव है। इसीलिए न यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं, न यहाँ पे वैज्ञानिक हैं। मतलब आप देखिए, रिसर्च के मामले में भारत कितना पीछे है। हम जो भी आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, वह किसी और क्या है। हमने आज तक कुछ नई चीज की है 47 के बाद। इसका कारण यही है कि हमारी जो जो संस्थाएं हैं वह कमजोर हैं और संगठन मजबूत है। इसके अलावे एक बात और है कि आदर्श लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तंत्र होता है, लेकिन भारत में उल्टा है। यहाँ पे तंत्र ने ही लोक पर अधिकार कर दिया है। तो हम मान सकते हैं कि भारत में विकसित लोकतंत्र है। एक बात इसमें और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों में कोई कटौती या आक्रमण कोई तभी कर सकता है जब वह व्यक्ति अपनी सहमति दे या सर्वोच्च इकाई ने व्यवस्था के तहत उसे अधिकार दिया हो। देखिए, इसे हम ऐसे समझते हैं, मान लिया कि मेरा मौलिक अधिकार जीने का है और हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। तो जब तक हम इसकी सहमति नहीं देंगे कि हमको इच्छा मृत्यु चाहिए, कोई हमें जबरन बाध्य नहीं कर सकता। या फिर कोई ऐसी सर्वोच्च व्यवस्था हो देश की समाज की, जो हमें कहे कि आपको ऐसा करना है। जैसे कि हमने कोई बहुत ही जघन्य अपराध कर दिया, तो इसके लिए हमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ये मृत्यु दंड वही देगा जो राज्य या समाज की सर्वोच्च व्यवस्था होगी। बाकी इसमें अधिकार नहीं है। दोस्तों, ये था आज का विषय परिचय, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी शुरू करें। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर रख देता हूँ। देखिए, जो पहला ही कोटेशन कहता है कि भारत में अधिकारों की असमानता बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर दो शब्द हम लोगों को ध्यान देने चाहिए। एक विशेष अधिकार और दूसरा है विस्तारात्मक विशेष अधिकार। ये दोनों ही दिए गए और इनका उद्देश्य एक ही था, वर्ग संघर्ष। अगर हम हिंदू कोड बिल की भी बात करें, हिंदू कोड बिल को देखते हैं तो वो एक ऐसा बिल लाया गया जो हिंदुओं की परिवार व्यवस्था में तो हस्तक्षेप करता है और महिलाओं को विशेष अधिकार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो समान अधिकार मिलने चाहिए थे, अर्थात संपत्ति का अधिकार समान मिल जाना चाहिए था, मौलिक अधिकार मिल जाना चाहिए था।
उसके अतिरिक्त परिवार की संपत्ति जो है वह घोषित की जा सकती थी। कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में समस्याओं का समाधान इस तरह से करने का प्रयास किया गया कि एक समस्या तो सुलझ गई और उससे 10 समस्याएं और खड़ी हो गई। इस बात से तो मना नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्रता से पहले या किसी कालखंड में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई, लेकिन हम देखते हैं कि उस समय तो देश परतंत्र था, विदेशियों के शासन व्यवस्था में था। तो जब जब हमारी अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो दूसरे की व्यवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि बाकी सब स्वतंत्र थे। ऐसे में जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो जब हमारा संविधान बना तो संविधान के प्रेम्बल में ही पहले डाला गया कि सबको अवसर की जो है समानता मिलेगी। इन अनुच्छेद 17 को देखते हैं, वहां से जाकर के सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। यह अनुच्छेद 14 के बाद ही यह गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। अनुच्छेद 14 में आपको कानूनी समानता प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे सामाजिक हस्तक्षेप होता है, और सामाजिक हस्तक्षेप होते होते ये जो है विशेष अधिकारों तक पहुंच जाता है। अर्थात एक समस्या को सुलझाने के लिए आपने 498 बना दिया ताकि महिलाओं की स्थिति सुधर जाए, और उसका दुरुपयोग शुरू हो गया। तो दुरुपयोग को कैसे रोका जाए? ये वैसा ही है कि SC ST एक्ट बनाया गया, विशेष अधिकार दिए जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो। लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उसका दुरुपयोग शुरू हो गया। आखिर कारण क्या है कि किसी की स्थिति को ठीक करने के लिए उसे विशेष अधिकार दिए जाते हैं, और पता चलता है कि उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है, 99% केसेस फर्जी हो जाते हैं। तो इसमें व्यवस्था का दोष है, क्योंकि व्यवस्था व्यक्ति का स्वभाव, उसके चरित्र को समझे बिना बनाई जा रही है। व्यक्ति का यह स्वभाव है, जब उसे विशेष अधिकार प्राप्त होता है तो वो विशेष अधिकारों का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करता है। वो विशेष अधिकारों का प्रयोग फिर से शोषण के लिए शुरू कर देता है, या विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, जबकि वास्तव में वो विशेष अधिकार उसको परिस्थिति जन्य दिए गए थे। ऐसे में विशेष अधिकार देने वाले दे तो देते हैं, लेकिन अब उन अधिकारों को वापस कैसे लिया जाए? क्या इस बात की गारंटी ली जा सकती है कि जब आरक्षण दिया गया था, तो जो आरक्षण दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया, आपको पता है आपने आरक्षण दे तो दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि आप इसे अनंत काल तक भी अगर चलाएंगे तो भी आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते, और कोई भी सरकार अब इतनी हिम्मत तो नहीं कर सकती कि उसे हटाने की बात करे, क्योंकि वो सरकार ही चली जाएगी। तब फिर इन्होंने दूसरा समाधान निकाला कि ठीक है, हम EWS में थोड़ा थोड़ा आरक्षण बढ़ाते चले जाएं। लेकिन कुछ तात्कालिक समस्याओं का समाधान का जो रास्ता खोजा गया, उससे अन्य जो समस्याएं खड़ी हुई वो हम लोगों ने विचार नहीं किया। जैसे कि आरक्षण की ही बात करें, इससे मैं 4-5 गंभीर समस्याएं देखता हूँ। एक तो वर्ग संघर्ष तो चलिए जो बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा है। दूसरा, श्रम शोषण के सिद्धांत को बढ़ाया गया, क्योंकि सारा आरक्षण का लाभ किसको मिला? बुद्धिजीवियों को मिला, श्रमजीवियों को 1% नहीं मिला। उसके अलावा तीसरा हम नुकसान देखते हैं प्रतिभा पलायन, अर्थात जो भारत से लोग बाहर चले गए, जिनके पास प्रतिभा थी उनको वो स्थान नहीं मिल पाया। और तीसरा और चौथा जो मैं देखता हूँ, जैसे अभी ये सभी इसके जितने भी वर्ग हैं, उनमें वर्गों के बीच में आपस में आरक्षण के लिए मांग उठी। जैसे आप महाराष्ट्र में देखेंगे, मराठा आंदोलन हुआ और ट्रेन की पटरियां तक उखाड़ दी गई। उसके बाद आप चलेंगे जाएंगे, गुज्जर आंदोलन हुआ। हरियाणा में चले जाएंगे, जाट आंदोलन हुआ। आप गुजरात में चले जाएंगे, पटेल आंदोलन हुआ। आखिर हर वर्ग तो यही चाह रहा है कि अब जो है वो आरक्षण लेना शुरू कर दे, और सरकारें भी जो है EWS लागू करके अब देने सबको देने के पक्षधर में है। जिस समय ये लागू किया गया था, उसके दूरगामी परिणाम नहीं सोचे गए कि भविष्य में जो है हर वर्ग जो है इसी प्रकार की मांग करेगा। और जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति जिनकी मजबूत है, जैसे गुजरात में कहा जाए तो गुजरात में पटेलों पटेलों की स्थिति काफी अच्छी है, या महाराष्ट्र में कहें तो वहां पर मराठाओं की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन वर्गों के आधार पर जब बना तो सबने अपनी अपनी मांग शुरू कर दी, और लास्ट में सरकार को जो है EWS लाना पड़ा। अब एक बार अधिकार दे दिया गया है तो अब वापस तो नहीं लिया जा सकता। जैसे इस देश में अगर आज आरक्षण को समाप्त करने की बात की जाए, कोई भी सरकार है वो कर पाने में सक्षम नहीं है। अर्थात उस समस्या के समाधान के लिए आरक्षण दिया गया था,
लेकिन अब वो एक ऐसी समस्या बन गया है, ऐसे गले की फांस बना हुआ है, जिसे सरकारें चाह करके भी उसका समस्या का समाधान निकाल नहीं पा रही हैं। ऐसे ही महिलाओं के संबंध में हुआ। और इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकारों ने जो है मुसलमानों के लिए अलग से जो है अल्पसंख्यक के आधार पर जो है उनकी सिक्योरिटी का अलग प्रोविजन बना दिया। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की धारणा बना दी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और उनको अपना एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया। जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं तो वहां पर दो लॉ कैसे अलग अलग हो सकते हैं? जो देश के लिए कानून होगा वह सबके लिए कानून होगा, लेकिन एक कानून एक विधान नहीं हुआ। वहां पर धार्मिक आधार पर जो है उनके लिए अपने आंतरिक मामलों में अलग कानून दे दिए गए, बहुविवाह प्रथा दे दी गई, आपके यहाँ बंद कर दी गई। तो एक तरफ आपके हिंदू कोड बिल से आपके परिवारों में हस्तक्षेप किया गया, और दूसरी तरफ उनको विस्तारात्मक जो है विशेषाधिकार दिए गए कि वो अपना विस्तार कर सकें, और आपको आपके ही देश में जो है सेकेंडरी क्लास सिटीजनशिप बना दिया जाए। तो ये सारी जो नीतियां जो दिखाई देती हैं सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि आपने महिलाओं को विशेष अधिकार दिए, आपने दलितों को विशेष अधिकार दिए, और आपने जो है मुसलमानों को अल्पसंख्यक मान करके विशेष अधिकार दे दिए। समस्या यह है कि आपने दे दिए और आपके पास कोई समाधान नहीं है कि दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। आपने SC ST एक्ट बना तो दिया, लेकिन अब आपके पास उसके दुरुपयोग को रोकने का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ वोट बैंक के आधार पर चलना था। तो जब हम विकृत लोकतंत्र और आदर्श लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो आदर्श लोकतंत्र में आदर्श संविधान होगा, और संविधान में सब नागरिक हो जाएंगे। उसमें न कोई महिला है, न पुरुष है, न अल्पसंख्यक है, न बहुसंख्यक है, न कोई सवर्ण है, न कोई अवर्ण है। इस आधार पर अगर हम एक संविधान तैयार करते हैं, तो बहुत सारे जो वर्ग संघर्ष हैं और जो प्रतिभा पलायन है, जो अन्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो देखने में लगता है कुछ समस्याओं का समाधान है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, भारतीय संविधान का इस तरह से निर्माण किया गया, एक समस्या सुलझ जाए और उससे 10 समस्याएं नहीं खड़ी हो जाएं। यही स्थिति हम लोगों ने मणिपुर में भी देखी। वहां क्षेत्र के आधार पर आदिवासी गैर आदिवासी के आधार पर जो स्थिति हुई, और वो कई सालों तक, 2 साल 3 साल तक वैसे ही चलता रहा। तो ये क्या है? अधिकारों की असमानता है। जब हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान दो शब्दों को मिलाकर बना है, सम और विधान। ऐसा विधान, ऐसी विधि, ऐसा नियम, ऐसा लिखित दस्तावेज जो सबके लिए एक समान हो। तो जो प्रियम्बल जो है जो समानता की बात करता है, उसी प्रियम्बल का वॉयलेशन जो है आगे चल करके आर्टिकल 14 के बाद धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और ये सारे के सारे विशेष अधिकार इसी तरह से दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपने संविधान कहा, तो विधान का अर्थ क्या होता है? मैं समझता हूं कि जब देश में संविधान बन रहा था, उस समय भी चर्चा हुई होगी, और समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए थी। क्योंकि नागरिक की जब तक संहिता समान नहीं होगी, तब तक विधान भी समान नहीं होगा। और मैं किसी लोकतांत्रिक ढांचे का, किसी संवैधानिक इकाई का एक मूलभूत जो है अंग मानता हूं कि वहां पर कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। वो भारत में हो, चाहे दुनिया के किसी भी संविधान की बात हो, जहां नहीं हो वहां भी होना चाहिए। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो है वह एक अनिवार्य अंग है, आवश्यक अंग है वहां पर समान नागरिक संहिता। लगभग 79 ईयर्स के बाद भी हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता जो है वह लागू नहीं हो पाई है। और आंशिक रूप से उत्तराखंड में लागू की भी गई है, तो वहां पर भी जो है कुछ जो है धार्मिक आधार ही लिया गया है। बाकी सारे आधार तो छोड़ दिए गए हैं। तो समान नागरिक संहिता जब लागू हो जाती है, तो वहां महिला पुरुष का भेद समाप्त हो जाएगा, वहां पर जातिगत भेद समाप्त हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि समाज में ये व्यवस्थाएं हैं, तो मैं मानता हूं कि समाज तो सर्वोच्च है, और समाज अगर सर्वोच्च है, समाज को गलतियां करने का भी अधिकार है, लेकिन तंत्र उन गलतियों का लाभ उठाए, यह उचित नहीं दिखाई देता है। तो कुछ ऐसी समस्याएं पैदा की गई जिसका समाधान अब कठिन हो गया है। दूसरा कोटेशन कहता है वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा का टकराव। तो देखिए, दक्षिणपंथी विचारधारा जो RSS की हम बात कर रहे हैं, और एक वामपंथ कम्युनिस्ट साम्यवाद की बात कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति देखी जाए तो वर्तमान स्थिति में अभी RSS जो है वह भारत के सिक्के पर आ गया, और साम्यवाद सड़क पर आ गया। ये दोनों की स्थिति का आप जो है अंतर लगा लीजिए। विपुल जी ने कुछ दिन पहले एक चर्चा में बात कही थी कि भारत की जो नीतियां हैं, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसमें अभी भी साम्यवाद का वर्चस्व है।
उसमें चाहे LGBT है या फिर जो अन्य चीजें हैं, वह साम्यवाद से प्रेरित है। हालांकि मैं उस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ यह भी एक लोकतांत्रिक ढांचे का जो है अंग है। अर्थात जब मौलिक अधिकारों की बात आती है तो साम्यवादी ढांचा नहीं भी होगा तो भी आप देखेंगे ये सारी चीजें जो है पश्चिम में भी व्यक्ति को प्राप्त हैं। अर्थात हम इसे पूरी तरह से साम्यवादी ढांचे से न जोड़ करके इसको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं कि यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी एक भाग है। जहां राजतंत्र की व्यवस्था होगी, जहां केंद्रीयकृत शासन पद्धति होगी, वहां पर यह चीजें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जहां पर अकेंद्रीयकरण होगा, वहां पर समाज जो है बहिष्कृत कर सकता है, अपने सामाजिक नियम बना सकता है, लेकिन कानूनी रूप से इन्हें रोका नहीं जा सकता है। फिर भी संघ और साम्यवाद की तुलना की जाए तो मैं वही कहूंगा कि 2014 के बाद जो है वह साम्यवाद कमजोर हुआ, कांग्रेस कमजोर हुई और इस्लामिज्म जो है वो कमजोर हुआ, इसलिए तीनों को मजबूरी में गठबंधन करना पड़ा। आज कांग्रेस में जितने लोग दिखाई देते हैं वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित दिखाई देते हैं। और जब कहते हैं कि अस्तित्व खतरे में होता है, तीनों का अस्तित्व खतरे में हुआ तो तीनों ने आपस में गठबंधन कर लिया। दूसरी तरफ आप संघ परिवार को देखते हैं तो संघ परिवार लगातार जो है वो अपनी नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते वो मुझे लगता है अभी राजनीतिक स्तर पर तो बहुत अधिक सफल है, मजबूत हो रहा है। आज जेएनयू में भी देखा जाए तो जेएनयू में भी जो है इस बार एबीवीपी जो है जिस प्रकार से उन्होंने अपना परचम लहराया है और जिस प्रकार से वहां पहले दक्षिणपंथी वो वामपंथी नारे लगाए जाते थे उसकी जगह पर दक्षिणपंथी नारे लग रहे हैं, मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत तो दिखाई देती है, एक अच्छी पहल दिखाई देती है कि यहाँ पर दक्षिणपंथी जो है वो कुछ मजबूत दिखता है। हालांकि दोनों में एक चीज है कि आप देखेंगे वामपंथ प्रत्यक्ष रूप से संघ से हिंसा नहीं करता है, लेकिन वामपंथ जो है अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलिज्म का, नक्सलवाद का, हमारी सेना पर हुए हमलों का भी समर्थन करता है। हालांकि इस पर बाबा जी ने जो लिखा है दोनों ही समूह पूरी तरह से सांप्रदायिक है। आरएसएस में मुझे कोई सांप्रदायिकता अब तक तो ऐसी दिखी नहीं, क्योंकि मैं 7 महीने जो है वो भी मैं भी आरएसएस की शाखा में मैंने देहरादून में मैं जब रहा तो वहां पर मैंने ज्वाइन किया और हम लोग प्रतिदिन सुबह जाते थे। ऐसी कोई चर्चा होती नहीं थी जिससे या कोई ऐसी बात नहीं होती थी जिससे सांप्रदायिकता की तरफ कहा जा सके। लेकिन हाँ, अगर आप हिंसा की बात करेंगे, आप कहीं बात करेंगे कोई बम धमाके में खुद को उड़ा ले, तो ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा कि संघ किसी ऐसी कार्यवाही में सम्मिलित रहा हो। हाँ, अगर गोधरा की बात करते हैं तो वहां पर एक क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया हुई थी। और संघ का जन्म भी अगर आप देखेंगे तो संघ का जन्म भी जो है वो जो जो केरल में जो घटना हुई उस घटना के बाद ही जो है संघ का जो है निर्माण हुआ। तो ये एक तरह से प्रतिक्रियावादी तो दिखाई देता है, लेकिन उसने अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं छोड़ा और उसने सत्ता को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दिया। तो ये दो समूहों में बटे हुए हैं। बाकी इन दोनों समूहों के कारण जो हमारा जो राजनीति है उसके विषय में लिखा हुआ है, ये राजनीति सत्ता जो है हमारे पूरे तरह से ये एक मैदान बन गया है संघर्ष का। मैं सहमत हूँ। जहाँ एक तरफ साम्यवाद है, एक तरफ दक्षिणपंथ है, तो साम्यवाद के अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत हैं। उसमें 8 जो उन्होंने सिद्धांत बताए हैं उन आधारों पर आप देखेंगे समाज बढ़ जाता है। और जब समाज बढ़ जाता है तो फिर वहां पर जितने भी आपराधिक कार्य हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं और जन कल्याणकारी की नीतियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आदर्श लोकतंत्र और विकृत लोकतंत्र पर हमारी कल चर्चा हुई थी। इसमें जो एक बात लिखी है बाबा जी ने, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है जब तक उसकी सहमति न हो। इस कोटेशन से सभी सहमत होंगे या फिर सभी जानते हैं, तो इस विषय पर चर्चा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी बात को थोड़ा सा विस्तार में रख दिया है ताकि अन्य साथियों के लिए चर्चा करने के लिए एक अच्छा सा जो है प्लेटफॉर्म मिल जाएगा या अच्छा फिर अपनी बात को रख पाएंगे। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं, बाकी के साथ ही बताएं। हाँ, नमो नमः। जी आदरणीय, बताइए। जी धन्यवाद ब्रिजेश जी। देश बता। में पूरे देश में अधिकारों को समानता बढ़ती गई, प्रथम कोटेशन है। और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन कर दिया गया और कंकाल मात्र रह गया है। अब हम लोकतंत्र की बात करें तो वह एकदम
विकार को प्राप्त हो गया है और पूरे देश में सिर्फ दो ही पक्ष विपक्ष में ही जो है कि सारा अधिकार की लड़ाई रह गई है और समाज का अधिकार और परिवार का अधिकार तो द्वितीयक हो गया है। राजनीतिक रूप से भारत दो विचारधाराओं का संगम है, वामपंथी दक्षिणपंथी। वामपंथी देखिए एक सत्ता लोलुप लोगों वर्ग का एक संगठन है और किसी विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हैं, जबकि मैं उसको विचारधारा नहीं समझता हूँ और संघ को दक्षिणपंथी कहना उचित नहीं होगा। वह एक प्रतिकारात्मक संगठन है। दक्षिणपंथी उसे कहते हैं जो अपनी परंपराओं को लेकर चलने वाले हैं, उस पर महत्व देने वाले हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई अपनी परंपरा तो थी नहीं, तो ऐसा कोई प्राचीन काल से परंपरा को फॉलो करते आ रहे हो और जो है कि और अपना एक विचारधारा लादने का जो है कि एक समूह बना हुआ हो, चाहे एक वैचारिक, तो उनका एक प्रकार से एक प्रतिकारात्मक जो है कि स्वरूप है। उसमें इस्लाम और जो है कि साम्यवाद और ईसाइयत, अंग्रेजों का जो शासन था इत्यादि का जो विस्तारवादी नीतियां थी और जो अधिकारवादी नीतियां थी, उसके प्रतिकार के लिए एक जो है कि भारतीयों के द्वारा खड़ा किया गया एक संगठन था और उसने प्रतिकार करते हुए ही साम्यवादियों को और अन्य जो भारतीय विरोधी तत्व हैं, भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, जो उनके लिए समस्या कारक हैं भारतीय समाज के लिए, तो उनका एक प्रतिकार जो है आज भी कर रही है और प्रतिकार करने में सफल हुए हैं। तो हम समझते हैं संघ को किसी विचारधारा के दृष्टिकोण से न देखें, उनका एक प्रतिकारात्मक रणनीति है, उस रणनीति पर वो आगे बढ़ रहे हैं जिसमें सफल हुए हैं। और जैसे जैसे रणनीति उनकी आगे बढ़ती जाएगी और दूसरी रणनीति में आते जाएंगे, यह निश्चित है। भारतीय राजनीति में दो समूहों में बंटकर लोकतंत्र सत्ता संघर्ष का मैदान बना दिया। अब सत्ता संघर्ष ने लोकतंत्र को इतना अधिक विकृत किया कि लोकतंत्र को लोकतंत्र कहना भी गलत है। वर्तमान को लोकतंत्र कह ही नहीं सकते। 75 साल क्या 80 साल करीब होने जा रहा है। देखिए आज तक जो है कि भारतीय जो है कि संसद जो है कि न तो राष्ट्रभाषा लागू करने में सफल हुई, न समान नागरिक संहिता लागू करने में सफल हुई, जो कि जबकि भारत का जो राष्ट्रीय ज्ञान है वह सब राष्ट्रभाषा में ही है और सारी जो है कि प्रतीक जो है कि राष्ट्रभाषा से ली गए हैं, लेकिन फिर भी उसको लागू नहीं कर पाए 78 सालों में भी। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता है। दूसरी बात, समान नागरिक संहिता भी लागू करने में सफल नहीं हुए और वर्तमान में जो है कि यहाँ तक हो गया कि वर्शिप एक्ट और जो है कि लागू किया गया, जो कि न्याय का गला घोटने के लिए। और और एक कानून और बनने जा रहा था, माने हमें सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर हमने जो है वक्फ बोर्ड को दे दिया। ऐसे ही हमने महिलाओं के अधिकार के लिए कुछ ऐसा इतना अधिक जो है पावर दे दिया है कि वो अपने आप में जो है कि वो कुछ भी कर सकती है। विभिन्न प्रकार को ऐसा जो विशेषाधिकार दे दिया गया है। तो यह सब जो है कि लोकतंत्र जो है कि कहाँ रह गया है। और लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र का जो यह स्वरूप है, इसके माध्यम से उन चीजों को लागू किया गया जो पहले नहीं संभव था, जो अंग्रेज करने में संभव नहीं हो पाए थे, या जो इस्लाम भी करने में समर्थ नहीं हुआ, वो लोकतंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। आयुर्वेद की मान्यता खत्म की गई बड़ी संवैधानिक बल लेकर के।
और जो व्यवस्था थी समाज में, समाज की, देश में, उसको खत्म किया गया व्यवस्थित तरीके से, वो भी लोकतंत्र के नाम से। जो महिलाओं में शील और सेवा का भाव था, उसको समाप्त किया गया लोकतंत्र के माध्यम से। मनुष्य में जो सेवा की भावना थी, एक दूसरे के प्रति अनुशासन की भावना थी, अपने श्रेष्ठ लोगों के अनुशासन की प्रति भावना थी, पारिवारिक अनुशासन की भावना थी, इसको समाप्त किया गया लोकतंत्र के माध्यम से। तो लोकतंत्र एक माध्यम है, भारत के शत्रुओं के हाथ में वह एक हथियार है। इस हथियार के द्वारा जो है कि हम भारतीय संस्कृति को समाप्त करेंगे, भारतीय जो समाज की अवधारणा है उसको समाप्त करेंगे। बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो है कि भारतीय लोकतंत्र के माध्यम से समाप्त किए गए। समलैंगिकता को लागू किया लोकतंत्र ने, लोकतंत्र के माध्यम से। और जो अपसंस्कृति के माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप को, इसे लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के नाम से स्थापित किया गया। बहुत सी चीजें जो है लोकतंत्र के माध्यम से स्थापित की जा रही हैं। तो लोकतंत्र एक प्रकार से सत्ता लोलुप और जो है कि भारत विरोधी लोगों के हाथ में एक हथियार है। दूसरी बात है, हम समझते हैं भारत पास अच्छी पार्टी और नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई नेता हमें भविष्य में नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो भी दिखाई पड़ रहे हैं बहुत ही उससे और निम्न कोटि के। और जब इतनी अच्छी पार्टी, इतने अच्छे नेता जो है कि 11-12 सालों सत्ता में होते हुए भी वह राष्ट्रभाषा लागू नहीं कर पाया, सामान्य नागरिकता को लागू नहीं कर पाया, तो हम लोकतंत्र से क्या उम्मीद करेंगे कि वह क्या कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोकतंत्र से किसी प्रकार की उम्मीद रखना प्रैक्टिकल तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से गलत है। इसलिए हमें लोकतंत्र पर उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और लोकतंत्र को एक प्रकार से जो है कि दो वर्गों में सत्ता को बांट दिया है। और देखा जाता है कि अब पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति कर रहे हैं जो है कि, और एक तरफ राजनीति है कि सत्ता संभालने की, दूसरे तरफ की राजनीति है सत्ता पाने की। सत्ता संभालने के लिए संतुलन बैठाना पड़ता है, और सामाजिक दृष्टिकोण, जातीय दृष्टिकोण, क्षेत्रीय दृष्टिकोण, संतुलन बैठाने में लगे रहते हैं जो सत्ता में है। बाकी जो सत्ता पाने वाले हैं वो संतुलन से आगे बढ़कर काम करते हैं। बस यही अंत में उन्हीं का एजेंडा आगे बढ़ रहा है जो कि पहले से चला आ रहा है। उस एजेंडे को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। निश्चित है जो लोकतंत्र है उसमें आदर्श तो नहीं है, वो विकृति है। वो आदर्श लोकतंत्र की हम कल्पना करते हैं तो यह जो है कि काल्पनिक कहा जाएगा। हमें वास्तव में यथार्थ में सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। और अंतिम बात आती है मूल अधिकारों की। देखिए, मूल अधिकार किसी का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। जो भी अधिकार होता है व्यक्ति का जो है कि परिवार का होता है, समाज का होता है। नागरिक है तो नागरिक कर्तव्यों का पालन होता है। निजी अधिकार क्या होता है? पागलों का निजी अधिकार होता है या तो सन्यासियों का। कोई भी जो है कि आम आदमी का कोई निजी अधिकार होता है भी नहीं, उसकी कटौती कोई बात ही नहीं होती है। वह समाज और परिवार और देश के अनुसार उसको चलना पड़ता है और चलते रहना चाहिए। यही जो है कि नीति और सभ्यता कहती है। तो वास्तव में मूल अधिकार में क्या है? तो मूल अधिकार में कोई अपने अपने ढंग से समझते हैं। कोई जो है कि कामी लोलुप व्यक्ति है तो मूल अधिकार जो है सिर्फ इसको मानेगा। कोई जो है कि लालची है तो मूल अधिकार किसको क्या मानेगा, वो तो अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। लेकिन एक ज्ञानी की दृष्टि में जो है कि मूल अधिकार इतने हैं कि मोक्ष को प्राप्त करना। हमारा जो है कि जो दृष्टिकोण है, हम जो है कि अपने कर्म के बंधनों से मुक्त होए और मोक्ष को प्राप्त होए। हम तो अपने दृष्टिकोण से मूल अधिकार इसी को मानते हैं। लेकिन इस मूल अधिकार पर जो है कि बहुत अधिक अतिक्रमण हो रहा है। और जो आश्रम व्यवस्था थी वो इस मूल अधिकार को संपादित करती थी, और आश्रम व्यवस्था खत्म होने से जो है कि यह मूल अधिकार समाप्त हो गया। हम तो हमारे लिए मूल अधिकार में तो इतना ही समझता हूँ। और लोकतंत्र का जो है कि हमको विकल्प सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए।
व्यवहारिक होना चाहिए, यथार्थ को समझना चाहिए। यथार्थ दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि वर्तमान में जो है कितनी अच्छी पार्टी, इतने अच्छे नेता भी विफल साबित हो रहे हैं लोकतंत्र को प्रवृत्त करने में सही ढंग से। तो मैं समझता हूँ हमें सैन्य शासन की जो है कि स्वीकृति देना चाहिए, सैन्य शासन के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और निश्चित ही सैन्य शासन जो है राजशाही का और लोकतंत्र का, दोनों का बेहतर विकल्प बन सकता है। राजशाही भी में कुछ दोष थे वो लोग, और लोकतंत्र में भी दोष है, सैन्य तंत्र में वो दोष नहीं है। और मैं देखते हैं कि जो केंद्रीकृत शासन है जो है कि चीन का, अपने आप में सबसे सफल और सबसे अच्छा उदाहरण बन करके जो है कि दुनिया में दिखाई पड़ रहा है। हमने इसको समझना चाहिए। सऊदी अरब में देख रहे हैं तो राजशाही है, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा किसी थोड़ा किसी भी शॉर्ट व्यक्ति से करिएगा। कमजोर नहीं है। बस 2 मिनट, 1 मिनट। और ऐसे ही जो है कि जो संयुक्त अरब अमीरात है, बहुत से देशों में जहाँ सैन्यशाही है, कहीं राजशाही शासन है, तो और लोकतंत्र से अपना बेहतर विकल्प दे रहे हैं। और इसी के साथ में बात समाप्त करता हूँ। हमें जो है कि वास्तव में यथार्थ की बात करनी चाहिए, परिकल्पनात्मक बात। हालांकि लोक स्वराज वगैरह और इत्यादि की बातें बहुत अच्छी है, लेकिन वह एक प्रकार से परिकल्पनात्मक काल्पनिक बातें हो जाती है, यथार्थ से वह बहुत दूर हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी, वैद्यराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। रोटी रोटी खाने से 6 रोटी देना। हाँ, रोटी रोटी खाने के लिए प्रोत्साहित करो। बताइए, चलिए, वैद्यराज जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बताइए ब्रजेश जी। बाबा जी मैं अपनी बात रख चुका हूँ। हैं? जी, मैं तो अपनी बात रख चुका हूँ बाबा जी। चलिए हम आपको बता देते हैं कुछ। जी वैसे इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मंगला प्रसाद जी ने उठाई है। मौलिक अधिकार यानी क्या? मौलिक अधिकारों की अभी तक दुनिया में कोई परिभाषा बनी हुई नहीं है, हम लोगों ने बनाई है। दुनिया मानेगी नहीं मानेगी वो बाद की बात है, लेकिन मौलिक अधिकारों की एक परिभाषा पहली बार हम लोगों ने बनाई है। और उस परिभाषा का स्वरूप ये है, अभी तक मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है? अभी तक मौलिक अधिकार वे होते हैं जो राज्य संविधान देता है। हम लोगों ने ये माना है कि नहीं, संविधान तो संवैधानिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार कैसे देगा वो? क्योंकि संविधान को तो हमने अधिकार दिया है, तो हमें कोई ऐसा अधिकार प्राप्त था जिसमें से हमने संविधान को दिया, तो वो अधिकार हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो हम लोग का मानना है कि वो हमारे जन्म से प्राप्त हुआ, प्रकृति प्रदत्त है, संविधान प्रदत्त नहीं है। संविधान उन अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी देता है कि हर हालत में आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा होगी। ये तो परिभाषा हो गई, मान लीजिए। मौलिक अधिकार है क्या? तो मौलिक अधिकार केवल एक है, प्रत्येक व्यक्ति की असीम और समान स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता माने सबकी समान हो गई। समान फिर ना भी कहें तो कोई बात नहीं है। चलिए, इसका मतलब यह है कि प्रकृति की तरफ से आपको पूरी स्वतंत्रता है। कहां तक?
सीमा कौन बनाया? सीमा कानून नहीं बना सकता, संविधान नहीं बना सकता, राजा नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। क्योंकि प्रकृति ने हमको अधिकार दिया है, प्रकृति ने सीमा भी बनाई है कि आपके मौलिक अधिकार, आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक न बने, बस इतना ही है। आप जहां बाधक, आपने आपने किसी की स्वतंत्रता पर अगर उल्लंघन किया तो आप उद्दंड माने जाएंगे, अपराधी मान लिए जाएंगे फिर तो। ये मोटी मोटी बात ये है। ये मैंने बताया, आप लोग प्रश्न करिएगा अभी तो। और एक बात जो ये थी कि सारे अधिकार राज्य ने ले लिए, तो भाई जब संविधान ही गुलाम हो गया तो संविधान ही तो अधिकार देता है, तो इन्होंने सारे अधिकार ले लिए। कोई आपके पास ऐसा अधिकार नहीं है वर्तमान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक भी ऐसा अधिकार नहीं है जो राज्य की मर्जी से आपके पास न हो। राज्य यानी आप संविधान कह सकते हैं, तंत्र कह सकते हैं, उसकी मर्जी से ही आपके पास है। कोई स्वतंत्र अधिकार आपके पास है ही नहीं। ये सब सारी चर्चाएं हुई है, और बाकी तो सारी चर्चाएं होंगी ही अभी और आगे भी। लेकिन अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमसे और पूछ लीजिए अभी। कोई कोई साथी भी प्रश्न हो किसी का, इस विषय को छोड़कर भी हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, कुछ नीता जी को कहना है क्या? बाबा जी प्रणाम। जी हाँ, बताइए हाँ नीता जी बताइए। जी। प्रणाम बाबा जी। मेरा जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की परिधि कहाँ तक है, और स्वतंत्रता का दायरा क्या है, स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है। अगर मेरा मन कर रहा है कि रात को मुझे घूमना है, मेरा मन कर रहा है, मेरी स्वतंत्रता मुझे चाहिए, रात के 12-1 बजे मेरा घूमने का मन कर रहा है रोड पे, और उससे मेरे घर वालों को आ, परेशानी खड़ी होती है मेरी सुरक्षा को लेके, या मेरे मतलब और भी समस्याएं होती हैं, तो ये मेरी स्वतंत्रता की मतलब मेरा दायरा कहाँ तक है, ये क्या हाँ, ये कुछ मैं निर्धारित है, मैं एक बार परिधि बता कहाँ देता तक हूं। है। मैं बता जी देता हूं तो आपको प्रश्न पूछने में आसानी होगी। जी स्वतंत्रता की सीमा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता पर का कोई उल्लंघन न हो, कोई प्रभाव न पड़े। आपकी इच्छा है जोर जोर से चिल्लाने की, आप अकेले बैठ जी करके खूब बहुत जोर से चिल्लाइए, कौन आपको रोक सकता है। लेकिन अगर आपकी जी चिल्लाहट का दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा तब आपको रोका जाएगा। ये उसकी सीमा बनी हुई है एकदम। कोई व्यक्ति अपने हम्म कमरे के अंदर नंगा रह सकता है। अपने हम्म घर में नंगा रहना होगा तो परिवार की अनुमति चाहिए। गांव में नंगा रहना होगा तो गांव की अनुमति चाहिए। देश जी में नंगा रहना होगा तो देश की अनुमति चाहिए। आप बिना अनुमति के जी नहीं रह सकते नंगे। जी इसमें तो कोई कोई झंझट ही नहीं है। स्वतंत्रता की सीमा कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि वो तो बनी हुई है। हाँ, आप पूछिएगा आप इस पर। जी और प्रश्न बताइए कोई।
बाबा हमारा जी एक प्रश्न है मुनि जी कि वास्तव में मनुष्य का जो है कि मूल जो उद्देश्य है वह मोक्ष को प्राप्त को करना है। तो उसके सापेक्ष जो है कि जो व्यवस्था विकसित थी उसका संरक्षण करना क्या आवश्यक नहीं है? बताइए तो ब्रजेश जी, इनका प्रश्न बताइए। बाबा जी, इनका कहना है कि मनुष्य का मूल लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो जो व्यवस्था हमें मोक्ष प्राप्त कराती है, क्या उस व्यवस्था का संरक्षण करना अनिवार्य नहीं है? मोक्ष प्राप्त करना आपकी स्वतंत्रता है। आप अपना लक्ष्य प्राप्त करिए। दूसरा आदमी आपको मदद करे ना करे, इससे आपको क्या मतलब है? आप किसी दूसरे को मदद करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रश्न यह नहीं है, जो मोक्ष के लिए जो व्यवस्थाएं बनी थी उसका संरक्षण करने के लिए, जो उसके रास्ते बने थे, मार्ग बने थे मोक्ष के लिए, उसका संरक्षण करने की बात, उसको जो है कि अविकृत करने की बात करते हैं। मंगला प्रसाद जी, मोक्ष प्राप्त करना आपका लक्ष्य है, मेरा नहीं है। तो क्या मेरे लिए भी वही व्यवस्था लागू होगी? मोक्ष नहीं, प्राप्ति तो व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है ना। आप अपना प्राप्त करेंगे या पूरे समाज का और विश्व का करवाएंगे? आश्रम व्यवस्था जो बनाई थी मोक्ष के लिए, आदमी अपने कर्मों से उपराम होकर के आश्रम व्यवस्था में और उन लोगों के संगत में रहने की जो व्यवस्था पहले की प्राचीन परंपरा में थी, उसका संरक्षण क्यों नहीं हो रहा है, जबकि मूल लक्ष्य मनुष्य का यही है? नहीं, चलिए मूल और लक्ष्य। बताइए, कोई प्रश्न हो तो किसी का। बाबू जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। व्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे ही वो दूसरे से जुड़ता है, तो स्वतंत्रता क्या संयुक्त स्वतंत्रता हो जाती है? नहीं, व्यक्ति जब अपनी स्वतंत्रता किसी अन्य को देता है तो वह स्वतंत्रता उसकी शक्ति बन जाती है। आपकी स्वतंत्रता नहीं रहती है तब तक, क्योंकि क्योंकि आपने तो उसको दे दिया। ज्वाइंट नहीं होती है। जी जी जी। तो जब हम अपनी स्वतंत्रता किसी अन्य को देते हैं तो उसी को माना जाता है अधिकारी, जिसको कहते हैं। हम अपने अधिकार किसी को देते हैं तो उसकी शक्ति बन जाती है। तो हमारा जो हमारे पास है स्वतंत्रता, तो वो है हमारा राइट। और हमने वह स्वतंत्रता किसी को दे दी तो वह उसके पास हमारी अमानत है, और वह हमारी अमानत का उपयोग कर रहा है। तो वह उसका हो गया पावर, राइट नहीं है। बाबा जी, इस आधार पर तो परिवार में हम संयुक्त अधिकारों की बात कैसे करेंगे? संयुक्त अधिकार तो हमारे परिवार में होते हैं। जी परिवार में हम किसी को अधिकार देते नहीं हैं, जी। बल्कि सब लोग परिवार में मिक्स करते हैं। तो परिवार में अधिकार जब पूरा परिवार मिलकर के किसी को देता है, मुखिया को, तो वो मुखिया की शक्ति बनता है। वो उसके पास अमानत है। लेकिन परिवार में अगर आपका ज्वाइंट अधिकार है तो वो तो अमानत नहीं है किसी के पास, ज्वाइंट है अधिकार सबका मिला करके। जी बाबा जी। तो परिवार में आपके अधिकार ज्वाइंट होते हैं। बाबा जी, परिवार मुखिया में के क्या? अधिकार मुखिया के अधिकार जो होते हैं वो शक्ति हो जाते हैं। बाबा जी, क्या परिवार में जॉइंट फ्रीडम नहीं होती है? ज्वाइंट जॉइंट फ्रीडम, संयुक्त स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बाबा जी, संयुक्त स्वतंत्रता, परिवार में जॉइंट फ्रीडम होगी ना? हाँ, परिवार में सबकी जो स्वतंत्रता होगी वो ज्वाइंट होगी।
जी व्यक्तिगत होगी ही नहीं। जी ठीक है। मतलब आप अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो ज्वाइंट कर रहे हैं, बाबा जी, नेताजी का अब प्रश्न वही था। सबके सबके परमिशन से कर रहे हैं। जी जी, नेताजी का वही प्रश्न था। हाँ, तो वो ज्वाइंट है। जी, किसी और साथी का कोई प्रश्न है? क्योंकि मैं एक परिवार के किसी सदस्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी ही नहीं चाहिए। जी, हाँ, और बताइए कोई प्रश्न हो तो। बाबा मैं जी, मेरा एक और क्वेश्चन है कि हाँ, स्वतंत्रता मनुष्य के लिए स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? आपकी आवाज कट रही है। हेलो। जी मेरा बताइए। प्रश्न है कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बाबा जी क्यों जरूरी है? हाँ, क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों जरूरी क्यों जरूरी है? है? हाँ, आप बताइए ब्रजेश जी, जी, वो क्या यही पूछे हैं। प्रश्न है। देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मंगला प्रसाद जी ने उत्तर दिया, व्यक्ति का लक्ष्य ही मुक्ति है। अर्थात सभी जीव आत्माएं जो हैं वो स्वतंत्रता के लिए ही प्रयत्नशील रहती हैं। और भारत की स्वतंत्रता के लिए 7.5 लाख लोग हमने क्यों बलिदान कर दिए, क्यों महात्मा गांधी और अन्य लड़े? इसका मतलब हम स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, इसीलिए तो सारा संघर्ष हुआ। तो स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, मौलिक अधिकार है। अगर स्वतंत्रता महत्वपूर्ण ना हो तो स्वतंत्रता संग्राम की आवश्यकता ही क्या रह जाती? फिर मुक्ति का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। नहीं, ये दो प्रकार की, ये जो मंगला प्रसाद जी ने कहा, ये दो प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए, आत्मिक स्वतंत्रता है, वो आध्यात्मिक दार्शनिक उससे देखेंगे वो अलग चीज है। वो तो आत्मा अनंत है, वो तो यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे है, अनंत है वो तो। वो नहीं, लेकिन संवैधानिक स्वतंत्रता की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, संविधान संवैधानिक स्वतंत्र जो स्वतंत्रता, वो क्यों जरूरी है? संविधान स्वतंत्रता नहीं देता है, संविधान स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। स्वतंत्रता तो हाँ, प्रकृति दे रही वही। है। ठीक है, और बताइए किसी का कोई प्रश्न है क्या। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था मुनि जी। हाँ, जी बताइए बताइए। बबलू जी। हाँ, अभी आपने कहा कि प्रकृति में जो है, प्रकृति सबको एक सामान्य अ, अधिकार दिए हैं सबको, मौलिक हाँ, अधिकार प्रकृति ने। तो उसमें केवल हाँ, मनुष्यों के है या बाकी प्राणियों को भी है? नहीं, मनुष्य को। हम्म। केवल मनुष्य को, बाकी प्राणियों को नहीं ना? केवल मनुष्य ने मनुष्य को दिया है। नहीं नहीं, प्रकृति अभी आपने कहा कि प्रकृति ने दिया है सबको, प्रकृति, मतलब मनुष्य हाँ, को। तो प्रकृति में सबसे पहले जब मनुष्य पैदा हुआ जी। तो उसको प्रकृति ने दिया कि नहीं दिया कौन बताएगा। लेकिन नहीं, सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों ने मिल करके तय कर लिया, चाहे वो 5 आदमी हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो। मनुष्यों ने मिल करके यह तय कर लिया कि किसी मनुष्य के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोई मनुष्य नहीं करेगा। ये तय किया तो शुरू में मनुष्यों ने, जी लेकिन मान लिया गया, उसको कहा जाता है प्रकृति प्रदत्त, क्योंकि उसका कोई इतिहास ही नहीं है आपके पास। जी। कब सृष्टि बनी, कितने लोग पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कुछ नहीं है कहीं। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि प्रकृति का मतलब क्षितिज जल पावक, मतलब पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, हम लोग इसको प्रकृति नहीं, मानते हैं। जड़, हाँ, तो वो जड़ लोग अपना कर ले, नहीं तो या पशु जो हैं, नहीं। वो वो पशुओं को अगर कोई अधिकार चाहिए तो पशु लोग अपना सोचेंगे। हाँ, नहीं नहीं, जैसे मेरे विचार के अनुसार, मैं एक बात मेरे दिमाग में आ रहा था कि वो प्रकृति के लिए वो तो अगर, प्रकृति। हाँ, तो जी मुनि अब जी। अब अगर प्रकृति ने नहीं दिया है जी हाँ। तो इसका नहीं निर्णय कौन करेगा? नहीं नहीं, मेरे विचार से प्रकृति ने तो एक ही अधिकार दिया है सबको, वो पशु को मनुष्य को, केवल वो भोजन का। आप वो आप बाकी। सोचते रहिए, हम लोगों ने मिल करके मनुष्यों ने जो परिभाषा बनाई शुरू में, जी मुनि जी। जी वो यही बनाई कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को
उसकी जी स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचाएगा। जी जी हर आदमी को उस सीमा तक स्वतंत्रता दी जाएगी, मतलब वो अगर आत्महत्या करना चाहता है तो कर सकता है। जी इतनी स्वतंत्रता दी जाएगी कि कोई दूसरे की स्वतंत्रता में कोई बाधा पैदा ना हो। ये उस समय के मनुष्यों ने तय किया शुरू में। बाबा जी, इसमें एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है। हाँ, अगर हमने पशुओं के मौलिक अधिकार मान लिए और शेर जो है वह भेड़ का शिकार करता है, तो मौलिक अधिकार देने के बाद भेड़ की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो फिर भेड़ की नहीं सुरक्षा कर तो शेर तो भूखा मर जाएगा। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। प्रकृति ने भोजन का अधिकार दिया। शेर शेर का शिकार नहीं करता, चाहे उसका शावक क्यों ना हो। जी जी हाँ जी। हाँ। और वो अपने से बड़े प्राणी का, जैसे आप समझ लीजिए घोड़ा का, या और कोई बड़ा, जिराफ का, कोई बड़ा जानवर ले लीजिए, नीलगाय का, अपने से बड़े प्राणी के पर तो हमला करता है शेर, पर अपने से छोटे शेर शावक पर हमला नहीं करता। तो भोजन जी का अधिकार उसने बकरी को भी दिया है, हिरण को भी दिया है, शेर को भी दिया, मनुष्य को दिया है। तो प्रकृति ने केवल एक मौलिक अधिकार दिया है, भोजन का अधिकार। बाकी मनुष्यों ने खुद बनाए अपने लिए। ये मेरा मानना है, गलत भी हो सकते हैं। जी जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो आप लोग अपनी बात शुरू करिए। ऐसा करिए ब्रजेश जी जी बाबा जी। कि शनिवार को आप विषय रखिए वो, कि जो सन- जज के ऊपर जो घटना हुई है। बाबा जी, जो जो जूता फेंका गया है, हैं? जो जूता फेंका गया है जज के ऊपर। हाँ, जी जी जी, ठीक है। मतलब उस पर मैं लिखा था जी तो 99% लोगों ने मेरा विरोध किया। जी सब लोगों ने, जो जिन लोगों ने भी उस पर अपने विचार दिए, सब ने विरोध किया। अब देखिए, मैं आपको एक घटना बता दूं खाली, कि मैंने ही लिखा परसों, नहीं कल, कल मैंने ही लिखा कि हमको उग्रवाद की तरफ नहीं जाना चाहिए, और जो सावरकरवादी हमको उग्रवाद की दिशा दे रहे हैं, हमें उससे नुकसान होगा। ये मैंने लिखा और सबने विरोध किया। अब आज मैंने वही लिखा कि देखिए, हमास उग्रवाद की दिशा में गया तो हमास लात जूता खा करके अंत में समझौता किया। जो भी उग्रवाद की दिशा में जाता है वो नुकसान उठाता है। हम लोगों को भी उग्रवाद की दिशा में नहीं जाना चाहिए। हम हिंदू हैं तो हम शांति से रहें। अगर कोई उग्रवादी है, आतंकवादी है, तो सरकार उससे निपट लेगी। आज हमारा 100% लोगों ने समर्थन किया, एक भी विरोध कर में नहीं मिला। अब आपको ये घटना मैं बता दिया कि कल मैंने जब हिंदुओं से शुरू की बात, तो 99% लोगों ने खुला विरोध किया उसी बात का। अब आज मैंने मुसलमानों से शुरू की, हिंदुओं तक लाए। 100% ने समर्थन किया, और बात एक ही है दोनों। चलिए, खैर आप सोच लीजिएगा, लेकिन अगर और कोई विषय हो तात्कालिक तो रख लीजिएगा, कोई बात नहीं। जी बाबा जी, कोई और साथी बताएं। हेलो। हेलो।
जी मोहन जी बताइए। सभी विद्वद्जन साथियों का आज की चर्चा में स्वागत है। आज की चर्चा जो है वो स्वतंत्रता है, अधिकार है, वामपंथी है, दक्षिणपंथी है और मूल अधिकार है। इन सब विषयों पर विद्वद्जनों का गंभीर चिंतन हो रहा है। सारी विषय वस्तु आई है, प्रश्नोत्तर भी हुआ है। तो जो स्वतंत्रता है, तो जो हमारे लोकतंत्र में जो है स्वतंत्रता का बहुत बहुत महत्व है। लोकतंत्र कोई तानाशाही शासन नहीं है, कोई राजशाही शासन नहीं है। तो जो लोकतंत्र है, तो लोक जो है वो तंत्र को बनाता है। तो लोक को जो है पूरा अधिकार होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता भी होना चाहिए और उसे जो मूल अधिकार की भी बात आई है, तो प्रकृति ने किसी भी मनुष्य को जब इस धरा पर अवतरित करता है तो उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र अवतरित करता है और उसे जो है असीम स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य को मिलता है। उसे जीने की स्वतंत्रता मिलती है, उसे निजता की स्वतंत्रता मिलती है और उसे जब वह समझदार हो जाता है, चेतनाशील हो जाता है, तो उसकी अपनी समस्या, दुख, दर्द, लाचारी जो भी होती है उसको अभिव्यक्ति करने के लिए सब भी समाज में स्वतंत्रता मिलती है। अब ये जो स्वतंत्रता जो है मनुष्य को इसलिए मिलता है कि पूरे जितने भी थलचर, नभचर और जलचर नाना है, उनमें चेतनशील अगर कोई है तो वो मनुष्य ही है और बाकी जितने जीव जंतु और प्राणी हैं वो प्रकृति के व्यवस्था चलाने के लिए और मनुष्य की सुविधा के लिए ही बनाए गए हैं। अब मनुष्य जो है बाकी प्राणियों की उपयोगिता के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से उसका संरक्षण भी करता है और जब वो मानव के लिए दुख का कारण और विनाश का कारण बनते हैं तो उनका नाश भी होता है। अब इन्हीं जो मानव का मूल अधिकार है, इसकी सुरक्षा और संरक्षा करने के लिए मानव का जो एक व्यवस्था है वो तंत्र की व्यवस्था करती है और तंत्र को मानव समुदाय जो है एक अधिकार देता है व्यवस्था के तहत। और तंत्र की जो कर्तव्य और कर्तव्य नहीं बल्कि पूर्ण उत्तरदायित्व है कि मनुष्य की न्याय मिले और उनकी सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था। लेकिन जब हम लोकतंत्र की व्यवस्था किए तो जो भी
मानव को अधिकार मिलना चाहिए था, उन अधिकारों को तंत्र पर जो सत्ताशील राजनीतिक पार्टी हैं वो धीरे धीरे जो है लोक के अधिकारों को केंद्र में सिमटते जा रहे हैं। सारे अधिकार को अपने पास जो है कई प्रकार की नए नए संविधान में कानून बनाकर और केंद्र में सारी शक्ति को समेट ले रहे हैं। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की व्यवस्था की गई थी, उसमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जो इच्छा थी कि लोग को सारा अधिकार मिले और तंत्र जो है केवल न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था बनावे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो अकेंद्रीकृत शासन होना चाहिए था वो केंद्रीयकृत शासन में परिवर्तित हो गया और समय समय पर लोक के सारे अधिकार नियम कानून में संविधान में बदलाव करके और केंद्र ने अपने पास ले लिया। और आज जो है लोक के पास कोई भी अधिकार नहीं है, वह कंगाल बन के रह गया है और वह जो है एक भय के साथ साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि उस पर कई प्रकार के कानून हैं। अगर वह किसी प्रकार से अगर अपने अधिकार के लिए कुछ करता भी है तो उसको शासन के कानून के अनुसार उसे तुरंत कोई न कोई धारा लगा के उसको अंदर किया जा सकता है। तो किसी प्रकार का शासन का केंद्रीयकृत जो शासन हो गई उसका विरोध नहीं कर सकता है। तो एक तो आज जो विकृत हमारा जो लोकतंत्र है उसको हम देख रहे हैं। अभी जो कुछ शासन आई है तो उसमें कुछ कुछ जो है लोक को एक टिमटिमाता हुआ दीपक जलते हुए प्रकाश का दिख रहा है कि कुछ उनकी न्याय और सुरक्षा की कुछ शासन जो है परवाह कर रही है, चाहे वह संवैधानिक व्यवस्था का उसमें कुछ उल्लंघन भी करना पड़ रहा है, फिर भी जो है लोक की न्याय सुरक्षा की व्यवस्था कुछ जो है तंत्र में है जो कि कर रहे हैं। दूसरी बात है कि दक्षिण पंथी और वामपंथी, तो हम जहां तक देखते हैं कि दक्षिण पंथी जो है वो हिंदुत्व की विचारधारा है, साम्यवाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदूवादी जो संस्थाएं हैं या हिंदू की जो संस्कार संस्कृति उसकी जो विचारधारा रखते हैं उनको हम दक्षिण पंथी कहते हैं। राष्ट्र को मूल रूप में वो समाज के जगह पर वो राष्ट्र को महत्व देते हैं, उसको जो है दक्षिण पंथी विचारधारा में हम रखते हैं। लेकिन जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है, सर्वधर्म सर्व समभाव की विचारधारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामय की विचारधारा है, किर्वन्तु मा विश्वार्यम की व्यवस्था है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की व्यवस्था है। तो हिंदुत्व की जो व्यवस्था है
वो सबको साथ लेकर के चलने की व्यवस्था है, समन्वय की व्यवस्था है। वैचारिक समन्वयवादी हिंदुत्व की विचारधारा जो है, यही जो है हिंदुत्व की विचारधारा है। और ये विचारधारा जो है यह सर्वमान्य है, लेकिन और ये पूरे विश्व की समाज की विचारधारा है। लेकिन जो केवल राष्ट्र की सुरक्षा का देखते हैं, कोई जो है परंपरावादी सोच को केवल देखते हैं, कुछ रूढ़वाद को देखते हैं, समय के अनुसार उसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात केवल करते हैं। ये सारी जो है दक्षिणवादी विचारधारा है। और जो वामपंथी विचारधारा है, तो वामपंथी विचारधारा की जो मान्यता है कि वो दक्षिण पंथी विचारधारा में कुछ सुधारात्मक है। वो जो है वामपंथी जो है वो किसी भी रूढ़ता को या परंपरागत व्यवस्था को या देवी देवता पूजा पाठ को, इन सब में वो सुधारात्मक व्यवस्था देखते हैं। वो राष्ट्र को नहीं मान के पूरे विश्व की व्यवस्था को देखते हैं। वो जो है सबको समान अधिकार और स्वतंत्रता की व्यवस्था को देखते हैं। ये वामपंथी विचारधारा है, लेकिन जो इसमें साम्यवादी विचारधारा घुसा हुआ है वो भी जो है एक विकृत विचारधारा है। इसमें जो है पूर्ण रूप से इन्होंने हिंसा को स्थान दे दिया है और हिंसात्मक प्रवृत्ति से जो है ये समानता लाना चाहते हैं। और फिर तानाशाही की इनकी व्यवस्था है। तो ये जो दोनों व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के बीच में जो वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व की विचारधारा है, ये सर्वमान्य विचारधारा है, जो कि हमारा ज्ञानयज्ञ परिवार और मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान लेकर चलता है। अब ये जो दोनों विचारधारा है, तो स्वतंत्रता के बाद वामपंथी विचारधारा जो है मुखौटा लोकतंत्र को लेकर के और वामपंथी विचारधारा के अनुसार 40, 50, 60 साल तक शासन में रहा। और जो दक्षिणपंथी विचारधारा था उनको द्वेम दर्जे का बना करके रखा है। लेकिन आज 70 सालों के बाद जो है अब दक्षिण विचारधारी जो विचारधारा है, दक्षिणपंथी विचारधारा, वो अब 10 साल 11 साल से शासन में है। लेकिन दक्षिणपंथी विचारधाराओं में कुछ जो हैं वो समन्वयवादी सोच भी रखते हैं। और वो जो है अब दोनों में समन्वय बनाकर और जो हिंदुत्व की विचारधारा जो मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान रखता है, उस लाइन पर धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर यह विचारधारा कुछ समय तक चला तो पूरे विश्व के लिए ये सर्वमान्य विचारधारा बनेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब जो है जो मूल अधिकार की बात है, तो मूल अधिकार हरेक राष्ट्र जो हैं वो अपने संविधान में और अपने हिसाब से। हेलो जी, मैंने कहा शॉर्ट बोलिएगा। हाँ, बस समाप्त करते हैं। अपने अपने हिसाब से रखे हैं, लेकिन हमने जो 4 मूल अधिकार बताए जो हम लोगों ने बनाया है,
स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार, ये जो हैं इनकी तंत्र के द्वारा सुरक्षा होना चाहिए। और मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम दूंगा और साथी जो हैं चर्चा को आगे बढ़ाने में धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी बताइए नरेंद्र जी। हेलो विजय जी, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा जी ये मानना है, जो चर्चा हमारी हो रही है, हम लोग अधिकार पे बात कर रहे हैं, और अधिकार हमें प्रकृति और संविधान के थ्रू मिले हुए हैं, ये तो सभी जानते हैं, है ना। लेकिन अधिकार कहीं ना कहीं हमें लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, कि हमारे कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। और हर बंदा अगर अपने कर्तव्य करे, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे कोई संगठन हो, अगर वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर रहा है, तो उसके अधिकारों की हानि होगी। जानकारी होना जरूरी है कि अधिकार की अगर आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है आपको दबाया जाए। लेकिन अधिकार के लिए मतलब अननेसेसरी सोचना या बहुत ज्यादा उसके क्योंकि आप अगर कर्तव्यों का सही से पालन करो, जैसे सरकार है, सरकार का कर्तव्य है, बहुत सारे कर्तव्य है, मैं बताना चाहूंगा दो चार पे। एक मिनट दीजिए। जैसे मानो हमें वो देना है, शिक्षा का अधिकार देना है, या सबको एक समान रोजगार मिले, या एक समान मतलब आर्थिक समानता बने, तो सरकार अपने अगर कर्तव्यों को सही से नहीं पालन कर पा रही, कोई भी सरकार हो सकती है वो, तो इसका मतलब वो अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर रही। या एक समान हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, समाज को अच्छी तरीके से सबको रोजगार मिले, धन उपार्जन का साधन मिल पाए। अगर वो अपने कर्तव्यों का कारण नहीं कर रहा है ना, सरकार नहीं कर रही, ऐसे ही समाज में ले लेते हैं, परिवार में ले लेते हैं। एक बच्चा है, उसका उसका क्या कर्तव्य है, उसका कर्तव्य वो पालन अच्छे से पढ़े, लेकिन वो अपने अधिकारों की बात कर रहा है कि मुझे तो बाहर जाना है, ये करना है, माँ बाप से उझल रहा है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर। तो जब तक कर्तव्यों का पालन नहीं लोग करेंगे, और इसीलिए कर्तव्यों को मतलब ज्यादा महत्व दिया गया। ऐसा नहीं कि अधिकारों को कम महत्व दिया गया, लेकिन कर्तव्यों को मतलब उस कर्तव्य को ज्यादा एक हिसाब से इम्पोर्टेंस दी गई है। ये बात तो माननी पड़ेगी, चाहे प्रकृति में हो चाहे कैसे भी, अगर आप कर्तव्य नहीं करोगे तो अधिकारों की बात किस लिहाज से कर सकते हैं। हम अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, हम अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, हम अपने देश के प्रति करते हैं, और हम अधिकारों की बात करते हैं, है ना। तो हम कैसे समाज मतलब कैसे अधिकारों की बात कर सकते हैं। और ऐसे ही किसी बच्चे का ले लेते हैं, किसी स्त्री का ले लेते हैं, किसी स्त्री को जाती है अपने समाज में या परिवार में, और वो अपने अधिकारों की तो बात करती है लेकिन कर्तव्यों को नहीं निभाती, तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ना। तो इसी तरीके से क्या है कि आप कर्तव्य अगर सही से कर रहा, हर बंदा अपने कर्तव्य सही कर रहा, हर समाज अपने कर्तव्य सही कर रहा, तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं समाज से जुड़े, हम लोग सब चाहते हैं, सामाजिक संगठन है, हम लोग चाहते हैं देश आगे बढ़े, समाज हमारा तरक्की करे, हिंदू समाज से जुड़े हैं, हम लोग चाहते हैं हिंदू आगे बढ़े, है ना। तो ये सब हमें ज्यादा फोकस अपने कर्तव्यों पर करना है। प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ना, और संसाधनों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम कैसे बचाएं, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा फोकस जब हम कर्तव्यों पे अपना करेंगे तो समाज विकसित होगा, समाज विकसित होगा तो देश विकसित होगा, और देश विकसित होगा तो हम लोग अपने आप विकसित हो जाएंगे, और फिर अधिकार भी आसानी से मिलेंगे। क्योंकि जब अधिकार तब छीने जाते हैं जब संसाधन पूरे ना हो, सब कुछ हो ना, तो अधिकारों की बात ज्यादा उठती है। और जब सब कुछ संपन्न होते हैं तो फिर अधिकार इतना उतना ज्यादा अधिकारों की फिर चिंता नहीं करनी पड़ती। मेरा ये कहना था, बस। धन्यवाद। धन्यवाद। किसी साथी का कोई प्रश्न है, कोई बात है तो रख सकते हैं। नरेंद्र जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जो आपने कर्तव्य की बात कही है, हाँ तो जी। कर्तव्य तो स्वैच्छिक होते हैं और दायित्व तो बाध्यकारी। तो नहीं नहीं, अधिकार। स्वैच्छिक, मेरी बात सुनिए, स्वैच्छिक हो नहीं सकते। एक एक लड़के का अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य है, वो स्वैच्छिक कैसे हो सकता है, सामाजिक है ना उसका। उसका कहते मैं वो कर नहीं रहा, वो अलग चीज है, लेकिन स्वैच्छिक नहीं हो सकता ना।
एक पिता का अपने बच्चे के प्रति शिक्षा है कि उसे पढ़ाई कराना, उसको जब तक वो छोटा है उसकी देखभाल करनी है, वो शिक्षक कहाँ है, उसका कर्तव्य है। लेकिन वो नहीं कर रहा, अगर पिता नहीं कर रहा तो वो भी गलत कर रहा है, और पुत्र नहीं कर रहा तो वो भी कर रहा है ना। तो मेरा कहना वो था। हाँ। नहीं नहीं, आप ये सोचिए कि मुझे किसी गरीब की मदद करनी है, मेरे सामने कोई भूखा व्यक्ति पड़ा हुआ है और मैं उसे भोजन दूं या न दूं, ये मेरे लिए स्वैच्छिक है या बाध्यकारी होगा? स्वैच्छिक है, लेकिन ये तो मैं मानता हूं कि हमारा कर्तव्य है उसके प्रति होना चाहिए। नहीं कर रहे, हम बाध्यकारी नहीं कह सकते ना उसे। देखो कहीं ना कहीं, कहीं हमारा कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, लेकिन कहीं हमारा जरूर बाध्यकारी भी है। समाज में दोनों तरीके के कर्तव्य हैं, कहीं बाध्यकारी भी है और कहीं पे नहीं है। इसीलिए नियम बने, इसीलिए कानून बना, इसीलिए नहीं, न्यायपालिका की जरूरत पड़ी ना, वरना न्यायपालिका की जरूरत क्यों पड़ती। तो हो गया, वो कर्तव्य नहीं है, बाध्यकारी है, तो फिर दायित्व तो है। हाँ, दायित्व नहीं, कहीं ना कहीं दायित्व भी है। और कर्तव्य मतलब कर्तव्य वो है जैसे जिसपे मतलब जो कर्तव्य हमारे बाध्यकारी हैं वो कर्तव्य हैं, और जो बाध्यकारी नहीं है वो कर्तव्य में आते ही नहीं है। वो कर्तव्य की कैटेगरी में कैसे आ जाएंगे? जैसे हमें किसी के गरीब की मदद करनी है, ये हमारे कर्तव्य में नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं हो सकता। लेकिन जहां पे हमें करना ही करना है वो हमारा कर्तव्य है निश्चित, तो उसे तो हमें करना चाहिए ना। देश की रक्षा, जैसे हमें देश के टाइम में अगर देश पे संकट है, लोग बुलाते हैं और एक बंदे घर में बैठे रहे तो वो गलत है ना। वो तो हमारा कर्तव्य है, वो हमें जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते, बहुत सारे लोग नहीं बचते हैं, तो वो चीज गलत है। वो कर्तव्य में आता है लेकिन नहीं निकलते, क्या करोगे उसमें, तो है ना। तो ये दायित्व, मेरा दूसरी चीज थे कहने का। दायित्व और कर्तव्य में क्या अंतर रह जाएगा? तो एक मेरे ख्याल में एक हिसाब से पूरक है, कोई एक दूसरे से इतर तो नहीं हो सकता, नहीं नहीं, है मैं ना। आपको एक बोल देता हूँ। मेरे घर के सामने दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और मैं पुलिस में नहीं हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको छुड़ा दूं। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला है तो उसको छुड़ाना ही पड़ेगा, वो उसके लिए दायित्व है, उसको सैलरी मिल रही है उस चीज के लिए। ये कर्तव्य स्वैच्छिक होता है, दायित्व बाध्यकारी होता है। नहीं, अब ये हाँ, ये दायित्व, यह दायित्व भी कह सकते हैं, ये भी बात मान सकते हैं आपकी। आपको बिल्कुल, छुट्टी आपने दी, उदाहरण भी अच्छा दिया, बहुत अच्छी बात करी। लेकिन वो कहीं ना कहीं है तो कर्तव्य में ही। अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य भी करें या दायित्व करें, बात तो एक ही हुई ना। नहीं, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पेड नहीं होती है, ड्यूटी पेड होती है। उसमें आपको पद दिया जाएगा, दायित्व दिया जाएगा, अधिकार नहीं दिए तो जाएंगे। आप समाज में जैसे पिता को क्या पद मिला है, पिता का तो कर्तव्य है, वो भी दायित्व है उसका, तो उसे क्या कहोगे आप, वो पद दिया गया क्या, या बेटे को मान पद दिया लो गया। बच्चा अपने पिता की सेवा ना करना चाहे और वृद्धाश्रम में भेज दे, तो हाँ, उसको व्यवस्था बाध्यकारी तो नहीं बना सकती है कि पालन पोषण करे। नहीं नहीं, नहीं कर रहा तो गलत है ना ये, इसीलिए तो न्याय व्यवस्था बनी है, इसीलिए तो कानून के तहत उसे जबरदस्ती कराया जाता है कि नहीं तुम नहीं रख सकते। नहीं, अगर आप दायित्व कर देंगे तब फिर उसे करना ही पड़ेगा, फिर वो भेज नहीं सकता। हाँ, नहीं भेज सकता ना, कानूनी नहीं भेज सकता। वो भेज दे रहे हैं लोग, अलग बात है, नहीं जा रहे हैं, लेकिन गलत है ना। जो चीज गलत इसमें है इसलिए तो नियम बने। तो प्रकृति कर्तव्य ने बना। नियम देखो, प्रकृति ने तो क्या बनाया, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा रहा है। प्रकृति का नियम यह है कि भाई जी हर जी। कार्य एक चक्कर चल रहा है प्रकृति। लेकिन जो व्यवस्था बनी बाद में लोगों ने सोच समझ के बनाई, या संविधान के समझ मान लो किसी भी तरीके से, तो उसमें नियम बनाए कि हाँ, कि अगर कोई कानून इस तरीके का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। और बिना डर के तो कोई काम कर नहीं रहा आज के टाइम में। जब अगर हम लोग अगर काम भी करते हैं, जो ड्यूटी कर रहा है 8 घंटे की, अगर उसे घर बैठ के पैसे मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी 8 घंटे भी जाके काम करेगा। और आप सरकारी में देख भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, मैं भी हूँ। लेकिन ये है कि अगर 80% सरकारी आदमी है तो उसमें सही से एक डिपार्टमेंट में भी अगर ऑफिस में 25 लोग हैं तो वो 8-10 ही लोग सही से काम करते हैं। ये सबको पता है कि कौन कितना काम कर रहा है ना। तो वो दायित्व कहाँ निभा रहे हैं अपना। कहा हाँ, बड़ी वो बड़ी बातें अलग चीज है, लेकिन मन से दायित्व को निभाना, अपनी ड्यूटी, या अपने जो आपको भगवान ने जो या कृपा से या जो भी मिला आपको मिला हुआ है, आप अपनी ड्यूटी समझ ही नहीं रहे। जो मतलब जितना मानो हमें पे मिल रहा है, मानो हमें मिल रहा है 50,000 या 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, तो हम जो ड्यूटी हमें भगवान ने दे दिया, उस लायक बनाया, और हम उससे बच रहे हैं, वहां जाके हरामखोरी कर रहे हैं, तो हम अपनी ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कहाँ निभा रहे हैं, है ना। नहीं नहीं, वो ड्यूटी दायित्व है, कर्तव्य नहीं है। वो तो आपको सैलरी मिल रही है उसकी। है ना। वो मैं दोनों तरीके से देख रहा हूँ, मैं समाज से भी देख रहा हूँ, और वहाँ ड्यूटी है, वहाँ पे मिल रहा, तो वो हमारा दायित्व है। ये बात सही है, वो दायित्व है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो हमारा कर्तव्य है, हम देश में योगदान तो दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं वो अलग चीज है, क्योंकि हमारा जीविका उसी से चलेगी। लेकिन हम कहीं ना कहीं योगदान भी तो दे रहे हैं। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हम योगदान कहाँ दे रहे हैं। हम बात तो कर रहे हैं देश के निर्माण की, और वहां जाके हम सोचते हैं कि यार ये तो हमारी खाली निर्वाह है, ये पैसा मिल रहा है, हम इतना ही काम करेंगे।
हम उस दृष्टि को देख ही नहीं रहे जो हमें देखना चाहिए कि हमारे देश इसका हमारे सही से काम करने से इसमें देश का विकास होगा, इस डिपार्टमेंट का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सही से ये चलता रहना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर रहे। ब्रिजेश जी, जी ठीक है। किसी कल दिन का हम लोग किसे रखते हैं? कर्तव्य और दायित्व पे कल का किसे रखते हैं? हाँ बता दीजिए। 3011 से 3015 तक। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे हम लोग।